डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के खुशी में उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। और इस अमृत महोत्सव मनाए जाने के तहत में अनेक तरह की विभिन्न एक्टिविटीज़ भारत सरकार कर रही है। उन्हीं में से एक एक्टिविटी में हर घर तिरंगा अभियान भी हमारे सरकार ने शुरू किया था। और इस अभियान का जो मूल उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतीय के मन में ये विश्वास पैदा करना कि राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्र सम्मान के लिए एक छोटी सी पहल सभी के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक चर्चा का विषय रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, और आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सिविल सर्विसेज हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, रेलवे, बैंक, एसएससी, एनीथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट वन क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज संहिता या नेशनल फ्लैग एंथम के ऊपर बनाया जा सकता है। ये उसके इतिहास से रिलेटेड हो सकता है, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकता है, या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है। तो ये एक बहुत ही हॉट और करंट टॉपिक है। जब इस पे क्वेश्चन बन के सामने आएगा तो आपको लगेगा ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है ना, लेकिन एक्चुअल में वो करंट अफेयर्स में है, इस वजह से वो पॉलिटी से निकाल के आपसे पूछा गया है। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जितने भी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका स्किप ना हो। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस की, है ना। इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ किया गया, जो 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। बहुत सारे तिरंगा रैलियां निकाली गईं। सरकार ने अपील की कि भारत के प्रत्येक नागरिक अपने घरों पे तिरंगा को फहराएं, है ना। उसके लिए सरकार को ध्वज संहिता में संशोधन भी करना पड़ा। क्या संशोधन किया गया वो अभी हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं, इसके कुछ हिस्ट्री हैं। तो पहली बार ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। पहली बार 22 अगस्त 1907, 22 अगस्त 1907, ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में स्टुटगार्ट शहर में किसने, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने पहली बार नेशनल फ्लैग के रूप में झंडे को फहराया था। वो एग्जैक्ट ये तिरंगा नहीं था जो आज की सिनेरियो पे आप देख रहे हैं। उस समय उनका उद्बोधन था कि ये भारत की आज़ादी का झंडा है, भारत की आज़ादी का झंडा है। ठीक है, और इसके बीच वाली पट्टी में जो मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये भी कहा जाता है कि भारत के अंदर, यानी कि 7 अगस्त 1906 को कोलकाता की लोअर सर्कल रोड पर बने पारसी बाग चौराहे पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था, जिसमें लाल, पीली और हरी पट्टियां थीं। ठीक है, तो अगर भारत के अंदर की बात करें तो पहली बार 7 अगस्त 1906 को, जब स्वतंत्रता के पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, और भारत के बाहर की बात करें तो 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा द्वारा फहराया गया था, जिसकी मध्य की पट्टी में, बीच की पट्टी में वंदे मातरम शब्द लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद बात आती है 1921 में गांधी जी के प्रयासों से एक झंडे का निर्माण किया गया, जिसके बीच में उन्होंने चरखे को स्थान दिया था, बीच की पट्टी में। ठीक है, इसके बाद में 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि आपको पता है रावी नदी के तट पर हुआ था,
जवाहरलाल नेहरू ने झंडे को फहराया था, वो इसी सेंस से फहराया था कि ये राष्ट्रीय ध्वज है। फिर 1931 में कुछ परिवर्तन के साथ में उसी झंडे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ड आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के रूप में इसको स्वीकार किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी जो कांग्रेस पार्टी का झंडा है वो पंजे के साथ में 3 रंगों का झंडा ही है ना। इसके बाद जब स्वतंत्रता मिलने की घोषणा हो रही थी, यानी कि स्वतंत्रता मिलने ही वाली थी, 23 जून 1947, अभी स्वतंत्रता मिली नहीं है, मिलने वाली थी। 23 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया, जिसको हम लोगों ने झंडा समिति बोला। कई बार ये पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं, ठीक है। और पहला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, 14 जुलाई 1947। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष अपने तिरंगे झंडे को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान करना है, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और आप डेट में कंफ्यूजन हो जाएंगे, वहाँ पे ये डेट भी होगी, ये डेट भी होगी, ये डेट भी होगी। लेकिन अगर आप लैंग्वेज को सही से नहीं पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई, आप इसको टिक करके आ जाएंगे। संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया, आप इसको टिक करके आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं, आपको लैंग्वेज को पहले ध्यान से पढ़ना है कि लैंग्वेज में पूछा क्या गया है, फिर जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग डेट को टिक करना है, ठीक है ना। तो संविधान सभा के समक्ष 22 जुलाई 1947, देखिए संविधान सभा पूरा अगर बात करें तो ये संविधान एक वर्ड हो गया और सभा 2 वर्ड हो गया, 2 शब्दों से मिलके ये कंप्लीट हो रहा है संविधान सभा। तो मुझे ये याद रहता है कि जहाँ पे दोनों लेटर बराबर बराबर यानी कि 2 और 2 यानी कि 22 जुलाई वो डेट है जहाँ पे संविधान सभा के समक्ष झंडे को प्रस्तुत किया गया था। अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो भी याद रखने का तरीका ढूंढता हूँ वो तरीके में मेरी जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है, नई इन्फॉर्मेशन को मैं उससे कोरिलेट कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि जो मेमोरी है वो लंबे समय तक वो दिमाग में बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक डेट याद रखने का तरीका छोटा सा बताया, हो सकता है कि आपको ये पसंद आए। इसके बाद 14-15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को, जिस डेट को हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था, संविधान सभा की एक सदस्या थी हंसा मेहता, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा दिया था, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक टाइमलाइन में था तो इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया। 15 अगस्त 1947 को 10:30 बजे काउंसिल हाउस में झंडे को फहराया गया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 16 अगस्त 1947। ये इम्पोर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी है। पहली बार लाल किले की प्राचीर पर जो हमारा तिरंगा फहराया गया था वो डेट थी 16 अगस्त 1947। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है कि ये 16 है कि 15 है कि 14 है कि 13 है। आपको याद रखना है कि 15 अगस्त को काउंसिल हाउस में फैलाया गया था और 16 अगस्त को पहली बार लाल किले की प्राचीर पे फहराया गया था। ओके, अब झंडे को कौन फहरा सकता है, कैसे फहरा सकता है, इसके लिए
क्योंकि हमारा नेशनल फ्लैग है, उसका अपमान भी नहीं होना चाहिए। तो एक राष्ट्रीय ध्वज संहिता बनाई गई थी 2002 में। उसके पहले भी हमारे पास एक रूल था, भारतीय गौरव अभिव्यक्ति करके था कुछ, वो 1947 वगैरह में ही बन गया था। उसके बाद हमने प्रॉपर 2002 में एक राष्ट्रीय ध्वज संहिता बनाई थी, जिसको हमने बहुत सारे उसमें बिंदु लिखे थे जो झंडे को कैसे फहराना है इसके लिए हमें गाइड करते थे। ठीक है, हमारे जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट जो आपने पढ़े हैं, उसके आर्टिकल 19(1)(a) यानी कि 19(1) का, जिसमें कि विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, उसके तहत ये आपको अधिकार है कि आप नेशनल फ्लैग को अपने घर पे, अपने दफ्तर पे फहरा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो राष्ट्रीय भारत की ध्वज संहिता 2002 थी, 30 दिसंबर 2021 इसमें छोटा सा एक संशोधन किया गया, क्योंकि 2002 में क्या था, इस संहिता में क्या था कि जो हमारा झंडा होगा वो खादी से बना हो, हाथ से बने या बुने या काते गए सूत से बना हो, ऐसा उसमें मेंशन था। इसके बाद में 30 दिसंबर 2021 को उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हाथ से काते, बुने हुए या मशीन से बने कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन हुआ वो मशीन आया कि आप मशीन से बने हुए ऊन, रेशम, पॉलिस्टर से भी झंडे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अभी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता में मॉडिफिकेशन किया गया वो 20 जुलाई 2022 को, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ध्वज संहिता में क्या संशोधन हुआ है। 4 ऑप्शन बन के आ जाएंगे, उन 4 में से आपको जो हाल में हुआ वो टिक करना पड़ेगा। क्या है कि 2002 में क्या था कि जो झंडा फहराया जाएगा वो सूर्यास्त के पहले यानी रात में नहीं फहराया जाएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में झंडे को फहराने का नियम था। लेकिन 20 जुलाई 2002 को संहिता में संशोधन करके हमने रात और दिन दोनों में झंडे को फहराने का प्रावधान कर लिया है। इसीलिए जब हर घर तिरंगा की बात हो रही है तो अब 125 करोड़ लोग और 25 करोड़ फैमिली जब अपने घरों में तिरंगा फहराएंगी तो उनसे ये आशा करना कि वो फहराने के बाद में सूर्यास्त के पहले झंडे को उतार भी लेंगे सम्मानपूर्वक, शायद बड़ा कठिन होता। तो हमने ध्वज संहिता में ये संशोधन किया कि रात और दिन दोनों में झंडे को फहराया जा सकता है। अब इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं, बार बार रिवाइज कर लेने हैं, कई बार वीडियो देख लेना है। इसके साथ में कुछ और झंडे के डायमेंशन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो भी देख लेने हैं कि जो ये चक्र होता है इसमें 24 तीलियाँ होती हैं और आपको पता है कि हमारा जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री को 24 तीलियों से डिवाइड करोगे तो 2 तीलियों यानी कि 2 लाइनों के मध्य जो एंगल निकल के आएगा वो 15 डिग्री निकल के आता है। कभी कभी ये एंगल भी पूछ लिया जाता है कि तीलियों के बीच में 2 लाइनों के बीच में कितना एंगल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी छोटे से इन्फॉर्मेशन। और आप पता ही जानते ही हैं कि ये जो चक्र है सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है, अशोक के स्तंभ से। और इस ध्वज का जो मानक है, ध्वज का मानक का मतलब कि ध्वज की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? भारतीय मानक ब्यूरो ने इसको डिसाइड कर रखा है। क्या डिसाइड कर रखा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 3:2 होना चाहिए, यानी कि 3:2 होना चाहिए। कई बार ये रेशियो पूछा जा चुका है, आपको रेशियो याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ फंडामेंटल बातें जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि कभी भी झंडा फटा हुआ या मैला कुचैला नहीं फहराया जाएगा। अगर कोई झंडा फट जाता है, मैला कुचैला हो जाता है तो उसको सम्मानपूर्वक उतार करके डिस्पोज किया जाएगा।
ठीक है। डिस्पोज करने का क्या तरीका है, उसको एक लकड़ी के बॉक्स में रख करके ज़मीन के नीचे दफना दीजिए या उसको एक अच्छी आग में बीच में रख करके जला दीजिए, ठीक है। दूसरा, जब भी कहीं किसी दूसरे देश के झंडे के साथ में तिरंगे को अगर फहराया जाना है तो निश्चित रूप से जो दूसरे देश का झंडा है वो तिरंगे से ऊंचाई में और आकार में बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जब भी झंडा फहराया जाता है तो हमेशा याद रखनी चाहिए। और जब भी झंडा फहराया जाएगा, जैसे कि कोई भारत में किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई ऑफिशियल विजिट पे आते हैं तो उनके लिए जो गाड़ी जाती है उसमें उनके देश का भी झंडा होता है और अपने देश का भी झंडा होता है। तो उनके ट्रैवलिंग के लिए जो गाड़ी यूज होती है उसमें जो झंडे होते हैं वो दोनों देशों के, उसमें तिरंगे का जो साइज होता है वो दूसरे देश के झंडे से कभी भी छोटा नहीं यूज़ किया जा सकता, ठीक है। और हमेशा तिरंगे को दाहिनी तरफ रखा जाता है और अन्य झंडे को, जो अदर देश का कंट्री का झंडा है, उसको बाईं तरफ रखा जाता है। तो ये कुछ जो छोटे छोटे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आज हम लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के रेस्पेक्ट में डिस्कस किए। इम्पॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखने हैं और आने वाले एग्ज़ाम में इनको यूज़ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।